हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। और यह अगस्त 2023 के सक्सेस मिरर मैगजीन से लिया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजा क्षेत्र में जारी संघर्ष के दौरान किस पूर्व सैन्य अधिकारी की एक हमले के दौरान मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नल वैभव अनिल काले। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आपको ऑप्शन बी 19 जून को। हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा चेक इन लगेज के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मुंबई। ये आईजीआई जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है, वहाँ यह सुविधा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र द्वारा अगस्त 2024 में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की जाएगी? जो मेजबानी की गई है तरंग शक्ति का जो वायुसेना अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय है, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में वैश्विक परमाणु हथियार परिदृश्य और व्यय रुझान पर जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने परमाणु आयुधों की संख्या के मामले में किस राष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? यह राष्ट्र है पाकिस्तान। यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स और आपको जानना होगा कि परमाणु संख्या किसके पास कितना है, यह सिपरी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही कौन सी देश पिछले ईयर में या पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा है या हथियार बेचा है, इस टाइप की रिसर्च सिपरी द्वारा किया जाता है, वही एक लेटर निकालता है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार आज के टाइम में रसिया के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है, फिर चीन के पास है, उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या था वह पाकिस्तान के पास था, जो अब चेंज होकर के भारत के पास हो गया। सिपरी के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 है प्रेजेंट टाइम, जबकि पहले पाकिस्तान के पास 170 था, भारत के पास 168 या उससे थोड़ा कम था। तो अब हम पाकिस्तान को चेंज करके रिप्लेस करके सबसे ज़्यादा परमाणु बम रखने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान से ऊपर आ चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा परमाणु बम रखने वाले रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है? तो इसका आंसर है मुंबई। ऑप्शन आगे है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है? यह है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरुआत की गई है। भारत का GSAT-N2 उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। वर्ष 2025 का G7 समूह का सम्मेलन किस राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा? तो यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा और G7 2024 में इटली में आयोजित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा नागास्त्र 1 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आत्मघाती ड्रोन है। यह ड्रोन से संबंधित है और आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA
क्रूज पर्यटन सम्मेलन किस राष्ट्र की मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो यह भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है। हाल ही में पेमा खांडू ने किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिया है? तो यह अरुणाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार पेमा खांडू जी शपथ लिए हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा संकलन ऐप को लॉन्च किया गया है? यह संस्था है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। हाल ही में जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में कितने भारतीय बंदरगाह को अपना स्थान सुरक्षित किया है? मतलब 100 जो टॉप 100 बंदरगाह है दुनिया की, उसमें भारत के 9 बंदरगाह ने अपना स्थान लाया है। भारत के 9 बंदरगाह का नाम उसमें है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का संबंध किससे है? यह है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यह VVI है, उसे आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि 2023 को जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था तो वह 69th BPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया और कई और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किस राष्ट्र की मेजबानी में वर्ष 2025 का FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? यह भारत की मेजबानी में होगा। MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस शहर की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे सोलोस चिलिमा किस राष्ट्र के उपराष्ट्रपति थे? तो यह मलावी के उपराष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात हाल ही में किस शहर को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह है अमरावती शहर। अमरावती अब आंध्र प्रदेश का नया राजधानी होगा। हैदराबाद अब इस साल से आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, अब वो पूर्ण रूप से तेलंगाना का राजधानी बन गया है। भारत एग्जिम बैंक द्वारा पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की गई है? यह है नैरोबी में। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 में पुरुष तथा महिला एकल के खिताब क्रमशः किसने जीते हैं? तो यह पुरुष के खिताब जीता है कोलोस अल्कराज और महिला का खिताब जीता है इगा स्वियाटेक। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा उड़ान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो उड़ान कार्यक्रम जैसा IIT कानपुर द्वारा प्रारंभ किया गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है सरबजोत सिंह ने। हाल ही में किस राष्ट्र व राष्ट्र समूहों द्वारा बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा की गई है? यह किया गया है भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे नागी और नटकी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित हैं? यह बिहार राज्य में अवस्थित हैं और खास करके यह बिहार के जमुई जिला में अवस्थित हैं, जिसे रिसेंटली वेटलैंड प्लेस घोषित किया गया है, वेटलैंड घोषित किया गया है। हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा संगठन दिवस हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या थी?
इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? यह देश है पेरू। और यह भी वीवीआई क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ओलेग कोनेनको किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये जो है सो खगोलविद से संबंधित हैं। वर्ष 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सालाना आम बैठक किस राष्ट्र की मेजबानी में आयोजित की जाएगी? तो यह भारत में आयोजित की जाएगी। दक्षिण भारत में जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है यह प्राचीनतम उदाहरण? तो यह सितनवासन गुफा जो तमिलनाडु में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंथव सभ्यता के किस स्थल से मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। किस सम्राट को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो यह कनिष्क को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? यह कैप्टन ए ड्रायर ने पढ़ा था। कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख है बादामी शिलालेख। कश्मीर के किस शासक ने अपने पिता के द्वारा विनष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया? जिस ब्राह्मणों को कश्मीर से निकाल जाने के लिए बाध्य किया गया उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया। गोहत्या निषिद्ध तथा सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। यह काम किया था सुल्तान जैनुल आबिदीन ने। और सुल्तान जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। यह कई एग्जाम में पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चंस कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो यह सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? या गयासुद्दीन तुगलक के समय में। वैदिक काल में तूफानों का देवता किसे कहा जाता था? तो मारुत को कहा जाता था। सत्य मेहराबीय मकबरा किस शासक से संबंधित है? यह बलबन से संबंधित हैं। मुगल काल में भक्ति संग्रह सुदामा चरित्र जैसी पुस्तकों की रचना किसने किया था? यह बीरबल ने किया था। बीरबल जो अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के मंत्री भी थे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चंस आगे देखेंगे। किस युद्ध में मैसूर, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला किया गया था? यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक चला था। ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया? यह 1813 में बढ़ाया गया था। उन्नीस में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो BR सिंधे ने की थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने गौ हत्या विरोधी समिति, लाठी तथा अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला क्रांतिकारी को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? यह मातंगिनी हजारा को कहा जाता है बूढ़ी गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? यह लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह अधिवेशन। इसके पीछे कई वजह है। इसकी पहला वजह तो यही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में दिया था। सेकेंड दूसरी चीज़ है कि गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था।
कई जगह आपको पहली बार लिखा होगा, लेकिन 1915 में स्वदेश लौटने के बाद गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया, तो यह है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लेकिन यदि क्वेश्चन सिर्फ पूछे कि गांधी जी ने पहली बार कब भाग लिया था, तो यह 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट कर दे कि गांधी जी ने 1915 में स्वदेश लौटने के बाद किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, तो यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। दूसरी चीज़, गरम दल और नरम दल को इसमें मिला दिया गया, एक साथ कर दिया था। जो 1907 में जो गरम दल और नरम दल में जो विभाजन आ गया था, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल के रूप में, वो 1916 में पुनः एक साथ कर दिया गया। दूसरी चीज़, मुस्लिम लीग जो कांग्रेस से अलग थे, उसे भी 1916 के अधिवेशन में एक साथ एक मंच पर बैठाया गया था। इस तरह से 1916 का लखनऊ अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था, तो यह भी था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में था, उसमें एक ही मंच पर मुस्लिम लीग को भी लाया गया था। और मुस्लिम लीग के जो इसी लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में, उसमें पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, जो लास्टली आप जानते हैं पाकिस्तान नाम का देश विभाजित करके बनवाया था, जिसमें उसका मुख्य योगदान था। गुरुवायूर सत्याग्रह का संबंध किससे था? यह दलित और पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश से था। मतलब पहले जैसे कि आप जानते भी होंगे, दलित और पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, तो उन्हीं को प्रवेश दिलाने के लिए गुरुवायूर सत्याग्रह चलाया गया था। पी कृष्ण पिल्लई, AK गोपालन जैसे नेताओं ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? यह था गुरुवायूर सत्याग्रह। यही सत्याग्रह जो दलित और पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया गया था। रेबिलियन 1857 की रचना किसकी रचना है? यह PC जोशी की रचना है। रेबिलियन 1857 नाम से PC जोशी ने एक बुक लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को। इसे भी आप VVA समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टूडेंट्स हर बार गलती करते हैं। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप उस दोनों को रट जाएं, कि अगली बार यदि जब भी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे तो यह आपसे न छूट पाए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उससे एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस दिन हमें झंडा फहराना था, तो उससे पहले ही हम राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिए थे। तो यह कब था? 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो उससे 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के विकास को बढ़ावा देना। संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण हेतु संविधान में संशोधन करने हेतु किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, आधा से एक अधिक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका के द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है? या महाअधिवक्ता होता है। जबकि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। तो वैसे भी याद रखेंगे, न्यायवादी मतलब जज टाइप के लोग होंगे तो केंद्र सरकार के होंगे, जबकि विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार मतलब कौन होंगे? राज्य सरकार के। तो महाअधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब वकील टाइप के लोग, तो वो राज्य सरकार में होते हैं। तो इस तरह से आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है महाधिवक्ता और महान्यायवादी में कौन किसके लिए है, तो उसे आप सेपरेट करके याद रख सकते हैं। राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता और केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, दोनों को ही अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह हुआ, इन दोनों को दिया गया डिसीजन इन अदर न्यायालय के लिए एक एग्जाम्पल टाइप का होगा। मतलब जैसे किसी केस में, किसी मुकदमा में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन देता है तो उसके बिहाफ पर दूसरी, मतलब हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं, सो उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का। और फिर हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय आता है। हाई कोर्ट के ध्यान में यदि कोई डिसीजन देता है, उसके ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरी टाइप का डिसीजन दे सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? 1 माह के भीतर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटरडम कन्वेंशन संबंधित है। यह खतरनाक रसायनों के व्यापार से। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव ऊर्ध्वमुखी सीधा होता है? यह ऊर्जा पिरामिड है। इंडियन राइनो विजन 2020 की शुरुआत कब की गई थी? यह 2005 में की गई थी। अल्फा विविधता, बीटा विविधता तथा गामा विविधता द्वारा किसका मापन किया जाता है? ये जैव विविधता का मापन किया जाता है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, WWF के द्वारा किया जाता है। होप स्पॉट परिस्थिति संवेदनशील क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र में पाया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य भूजल में यूरेनियम संदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह राज्य है पंजाब। मतलब पंजाब में जो भूजल है वो ज़्यादातर यूरेनियम से प्रभावित होते दिख रहा है। आईची जैव विविधता लक्ष्य के स्थान पर अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की क्रियान्वयन अवधि क्या है? यह 2021 से 50 तक के लिए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस अवधि को संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक के रूप में घोषित किया गया है? यह 2021 से 30 को किया गया है। वैश्विक कार्बन बाजार में एक कार्बन क्रेडिट कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? तो यह 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तारिम बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो यह चीन में अवस्थित है। मेनाम का मैदान कहाँ अवस्थित है? यह थाईलैंड में अवस्थित है। रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। खारदुंगला तथा चांगला दर्रे किस राज्य में अवस्थित है? यह लद्दाख राज्य में अवस्थित है। तीस्ता नदी किस झील से निकलती है? यह चोलामू झील जो सिक्किम में है वहाँ से निकलती है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी भीगने में कोमल तथा सूख कर कठोर हो जाती है? यह लैटेराइट मिट्टी है। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थापित है? यह कावेरी नदी पर स्थापित है। 24 डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जो गुजरात राज्य के कच्छ के पास है। क्वार्टजाइट चट्टानों का निर्माण किसके रूपांतरण से होता है? यह कांग्लोमेरेट के रूपांतरण से होता है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। मध्य उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया जाता है? तो 250 करोड़ तक के टर्नओवर को उसमें शामिल किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? यह 1875 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी संवेदी शेयर सूचकांक सेंसेक्स में कितने शेयर शामिल है? उसमें 30 शेयर शामिल हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब तथा किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी संवेदन सूचकांक निफ्टी में कितने शेयर हैं? उसमें 50 शेयर हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई थी? यह 2019 में की गई थी। हेलीकॉप्टर मुद्रा से तात्पर्य है आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंक द्वारा नए नोट या करेंसी को जारी करना। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर निष्पादक परिसंपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए कुल कितने प्रकार की होती हैं? यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सब स्टैंडिंग परिसंपत्तियां, संदिग्ध परिसंपत्तियां, हानि परिसंपत्तियां। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? तो खाद्य और पेय पदार्थ का। भारत में निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई किस संस्था या मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि, एग्रीकल्चर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। इसे भी आप VVI मान लें, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में है, जबकि चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, इसलिए दोनों ही स्थान यूपी में ही हैं। अधिकांश पौधे किस तापमान के बीच अच्छी वृद्धि करती हैं? तो यह 15 से 40 डिग्री के बीच करती हैं। लवणीय मृदा में कौन सा लवण नहीं पाया जाता है? या अमोनियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है। किस फसल की जल मांग सबसे अधिक है? तो यह धान की सबसे अधिक जल मांग है। धान उसी स्थान पर पाए जाते हैं या होते हैं जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा हो। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से। गन्ने में चीनी निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है? मैग्नीशियम। धान की फसल में फास्फोरस उर्वरक उपयोग क्षमता कितनी होती है? यह 15 से 20% होती हैं। पित्त कृमि येलो मोजाइक रोग सोयाबीन की कौन सी किस्म प्रतिरोध है? मतलब सोयाबीन की कौन सी किस्म में येलो मोजाइक रोग न के बराबर होता है? तो यह है अलंकार। अलंकार जो है सोयाबीन का एक ऐसा किस्म है जिसमें येलो मोजाइक रोग न के बराबर होता है। कौन सा तत्व पौधों में रोगों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है? यह पोटेशियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है और क्लोस्ट्रीडियम राइटिनी नाम की जीवाणु से होता है। किस गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। जो आग बुझाने वाली जो मशीन देखते हैं, आग सिलेंडर जो आप रखे देखते हैं, आप ऑफिस में देखते होंगे, कई संस्थान में देखते होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होता है? यह कवक के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है? विकिरण प्रतिक्रिया में। प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से ट्रेन में सिग्नल देने के लिए आप देखते होंगे रेड लाइट लगाई जाती हैं। फलों के रेशे के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। यूरिका उर्वरक का उपयोग अवयव क्या है? नाइट्रोजन है। में यूरिया उर्वरक जो है, यूरिया जो खाद आप खेतों में डालते हैं, उसका मुख्य अवयव जो है नाइट्रोजन है।
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की। कौन सा एंजाइम दूध को दही में स्पंदित करता है? रेनिन। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है यह है कंप्यूटर विज्ञान। 1 किलोबाइट बराबर होता है यह 10 से 24 बाइट्स का। रैम का दूसरा सबसे बड़ा मापक कौन सा है? गीगाबाइट। जनरली रैम एमबी में, मेगाबाइट में पहले आता था, बहुत पहले। अब गीगाबाइट माना जैसे जीबी में, जिसको जीबी बोलते हैं, 1 GB 2 GB 4 GB 10 GB 12 GB इस तरह से। बट अभी भी टीवी में रैम नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी रैम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी के टाइम में जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर या पीसी में। MP3 क्या है? यह साउंड फॉर्मेट है। साउंड के लिए जो है सो एक्सटेंशन है MP3। कौन सा डिवाइस हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है तथा मेमोरी में संग्रहित करता है? स्कैनर। जिसे स्कैन करके कोई लेटर डॉक्यूमेंट जब कहीं दूसरे जगह भेजते हैं, वो हस्तलिखित कोई भी हो या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को फोटो की तरह उन्होंने कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में सेव करता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि डिवाइस अन्य किस नाम से जाना जाता है? या पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। वह बॉक्स जो कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रखता है मदरबोर्ड कहलाता है। सिस्टम का वह भाग जो डाटा को प्रोसेस्ड करता है और आउटपुट देता है माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। वह प्राथमिक बेसिक मेमोरी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसे रैम कहते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जिस पर आधारित है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर पर सेकेंड पीढ़ी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आधारित है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद। किस खेल के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है? यह इंटर यूनिवर्सिटी गेम के लिए। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यह शतरंज से संबंधित हैं। पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? यह काठमांडू नेपाल में हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन हैं? यह विजेंदर सिंह हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित हैं? यह क्रिकेट से संबंधित हैं। बॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यह लॉन टेनिस से संबंधित हैं। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह संदीप पाटिल की आत्मकथा है। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? यह शतरंज से संबंधित हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? यह 1930 में किया गया था कनाडा के हैमिल्टन शहर में। किस ओलंपिक में पहली बार महिला फील्ड हॉकी की शुरुआत की गई थी? यह 1980 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध मिसलेनियस। किस स्थान पर भारत के पहले डुडुंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की जा रही है? यह तमिलनाडु में की जा रही है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित हैं? यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। और अब टोटल भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह रांची में अवस्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ अवस्थित है? वो कोयम्बटूर में अवस्थित हैं। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? यह ललितपुर जिला में अवस्थित हैं। यह क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। सीधा से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, राजघाट बांध परियोजना इनमें से किस राज्य में अवस्थित हैं? सबसे ऊपर में दिल्ली ऑप्शन में मिलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो आपको उत्तर प्रदेश में टिक करना है। दिल्ली इसलिए लिखा जाता है, उसके पीछे एक वजह है कि राजघाट स्थान जो है दिल्ली में, जहां महात्मा गांधी का स्मारक है। ठीक है,
तो राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है, ना कि दिल्ली में या ना ही किसी और जगह पर। सखारोव फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा दिया, सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश या पुदुचेरी है, जहां 1037 लिंगानुपात हैं, मतलब 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग निवास करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर एंड नगर हवेली हैं। एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो यह मधुमक्खी पालन से हैं। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।